देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पेपर की दृष्टि से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कुछ ऐसे प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके हम कारण सहित उदाहरण बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है इसमें कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं ऐसे कहलाते हैं उत्पाद। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं या जो तत्व भाग लेते हैं वे सभी अभिकारक के दर्जे में आते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होते हैं वे सारे कहलाते हैं उत्पाद। क्लियर हो गया होगा इसका उत्तर। इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो नीचे का तीर लगाया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, अवक्षेप या उत्क्रमणीयता। तो देखिए, गैसीय अवस्था होती तो ऊपर की ओर तीर लगा होता, कैसे, इस तरह का। द्रव अवस्था के लिए हम लोग ये लिख देते हैं, अवक्षेप के लिए हम लोग ये तीर लगाते हैं और उत्क्रमणीयता के लिए हम लोग इस तरह का तीर लगाते हैं। तो हमारा तीर को कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब कि हमारी ये कैसी अवस्था है, अवक्षेप की अवस्था है ये। अगला प्रश्न है, कहता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त कीजिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उत्क्रमणीयता का चिन्ह जो भी है वो आपका ये होता है। तो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से पुनः वही अभिकारक प्राप्त हो जाए, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से आप कोई उत्पाद प्राप्त करें और उस उत्पाद से पुनः आपको वही अभिकारक प्राप्त हो जाए। जैसे पानी से आपने बर्फ़ बनाया, तो इसको यदि हम वन साइड अभिक्रिया माने तो इसकी दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी, बर्फ़ से पानी तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, रासायनिक समीकरण लिखने में जो ऊपर का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है वो किस चीज़ के लिए होता है। तो ऊपर का चिन्ह अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये गैसीय अवस्था के लिए प्रदर्शित होता है, इसलिए आपका इसमें हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 4 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, कहता है Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इसमें कहता है ये अभिकार कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि एक से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक। जैसे कि H प्लस O मिलकर H2O बना देते हैं, तो ये आपकी योगात्मक के अंतर्गत हम कह सकते हैं। तो ये आपकी योगात्मक नहीं है। अपघटन में क्या होता है, जब एक अभिकारक टूटकर कई भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी वो अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि ये पर नहीं है। वियोजन में क्या होती है, वियोजन और अपघटन लगभग एक ही अभिक्रिया के रूप हैं। वियोजन में भी एक अभिकारक टूटता है और अपने कई उत्पादों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये 3 विकल्प नहीं सही है, इसलिए हम कह सकते हैं ए, सी व डी ये तीनों सही नहीं है। तो हमारे पास बचता है विस्थापन। तो विस्थापन की कहानी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक धातु या तत्व किसी दूसरे अभिकारक के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे देखिए, Zn ने H2 को विस्थापित किया और इसके स्थान स्वयं ले लिए और बन गया ZnSO4 प्लस H2।
तो ये आपका कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, कहता है लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो ये हो जाएगा आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र है ये। अगला प्रश्न है आपका, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, तो आदान प्रदान की अभिक्रिया किसमें होती है? आदान प्रदान का मतलब होता है जो भी आपके अभिकारक हैं उनमें उनके जो आयन हैं आपस में बदल जाते हैं और एक नया उत्पाद तैयार हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं आयनिक वियोजन। आयन का नाम आ गया तो आप आयन डाल सकते हैं, बाकी कुछ होगा नहीं। प्रतिस्थापन मैंने आपको ऊपर समझा दी है, योगात्मक मैंने आपको ऊपर समझा दी है। विद्युत अपघटन के अंतर्गत में होता है जब हम वैद्युत धारा किसी में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर आयन की बात हो रही है, इसलिए आयनिक वियोजन हो जाएगी। अगला देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसमें कौन सी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, लोहे पर जंग लगना यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोहा है मतलब Fe है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक भूरे रंग की परत बना लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो विकल्प नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का पचना, डाइजेस्ट होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या फिर अपचयन है? चार में फटाफट बताइए आपका कौन सा हो सकता है। तो देखिए, हमारे शरीर में जब भोजन जाता है तो वह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, हमने तो खाई रोटी या फिर हमने कोई भी चीज़ खाई तो वो चीज़ें पेट में जाकर अपने अवयवी तत्वों में टूट जाती हैं और इसलिए हम इसे कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण क्या है? एल्कीन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, एल्काइन का है या फिर पैराफिन का है? ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो मुख्य गुण होगा वो होगा पैराफिन का। हालांकि पैराफिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आया है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण पैराफिन का है। अगला प्रश्न है, कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियाँ प्रवाहित करने पर जल वाष्प के साथ रह जाती है। क्या रह जाती है? 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें जब हम लोग विद्युत की चिंगारियाँ डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जल वाष्प तो है आपका पानी, एक तरीके से H2 हम कह सकते हैं। तो यदि हम इसको अलग कर दें तो क्या चीज़ रह जाएगी? ये आपकी हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। तो विकल्प नंबर इसमें आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना कैसा उदाहरण है? योगात्मक है, विस्थापन है, अपघटन है या फिर वियोजन है? इन चार में से कौन सही हो सकता है? फटाफट बताइए। सल्फर को जब वायु में जलाते हैं तो सल्फर जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए आप कह सकते हो यह एक योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसलिए यह अभिक्रिया आपकी कैसी हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो विकल्प नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है 2 PbO प्लस C इक्वल टू 2 Pb प्लस CO2। इस समीकरण को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि क्या शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और तीसरा दोनों सही हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं, या फिर इन सभी पॉइंटों को हम सही मान लें। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा, फटाफट बताइए। देखिए इसमें आपका शीशा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये अलग हो रहा है, इसलिए हम इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर शीशा का अपचयन हो रहा है। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर अलग हो रही है, ठीक है। इस गैस को भी हम लोग ये मान लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित हो रही है। तो कहीं ना कहीं 13 में आपका पहला नंबर सही हो सकता है कि ए व बी दोनों, क्योंकि और तीसरा कुछ है नहीं है, कार्बन अलग से है नहीं है, लेड ऑक्साइड अलग से है नहीं है, तो यही दोनों आपके सही हो जाएंगे। इस दोनों का कारण आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं कॉपर धातु, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन और एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट का विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें आपका हालांकि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है, तो प्रतिस्थापनी अभिक्रिया सिर्फ आपका ये देगा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि इसमें दिया नहीं गया, लेकिन ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, यह आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला है चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं, CO3 है, Ca है, CaO है, या फिर CO2 है। इनमें से आपका कौन सा सही होगा, तो चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप आपका काली चूना प्राप्त होता है, या फिर आप कह सकते हो CaO। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपको 17 नंबर, कहता है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3, Fe2CO3, Fe2O3 इंटू XH2O, या फिर FeCO2। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, CO2 ये CO3 तो है नहीं है, आपके दो बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 ये तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कुछ भाग इसमें जल का भी होता है जो जंग का मुख्य कारण बनता है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। एक्स की जगह आप कुछ संख्या हो सकती है 2 3 4 5, जो भी उस फार्मूले को संतुष्ट करेगी वो संख्या हो सकती है। तो आपका ये सूत्र हो जाएगा जंग का। चिप्स के पैकेट में भरे जाने वाली गैस कौन सी है। आप देखते होंगे कि जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरों के पैकेट होते हैं, वे सभी फूले हुए होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन चिप्स के पैकेटों को आप कभी भी खरीदें, इनके अंदर का भरा हुआ आइटम हमेशा क्रिस्पी होता है, ठीक है, हमेशा क्रिस्पी होता है। इसके अतिरिक्त अब जिसे आप कह सकते हैं कुरकुरा होता है,
और नॉर्मल पैकेट में यदि आप भर देते हैं तो उसमें भरा हुआ आइटम क्रिस्पी नहीं रहता है। इसका एकमात्र कारण है कि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए और लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए इन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस के कारण चिप्स में भरी जाने वाली जो सामग्री होती है वो जल्दी सब खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला उदाहरण है आपका 19 नंबर। कहता है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इक्वल टू 3FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। इसमें जो भी अभिक्रिया है इसमें Y क्या है? देखिए यहाँ पर कहीं पर भी S नहीं मिला है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर S दिया गया है। इसका मतलब कि ऐसा कोई तत्व है जिसमें S होगा, तो हमारा ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, ये तो होगा नहीं, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले में देखिए Fe कितने हैं? Fe 2 हैं। 2FeCl3 यहाँ पर आपके Fe 2 हैं, यहाँ पर Fe आपके 3 हैं, यहाँ पर Cl3 आपके 3 दूनी 6 हैं और यहाँ पर Cl कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर तो आपका ठीक आ रहा है Cl3। इसके बाद में देखिए H2O है, तो इसमें 2 दूनी 4 H हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 H यहाँ पर हैं और 2 H आपके यहाँ पर हैं, तो H भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? यदि O की मात्रा देखें तो O कितने हमारे पास? O मात्र 2 हैं, लेकिन यहाँ पर O कितने हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक S और 2 O होने चाहिए हमारे पास। नहीं, इसमें H की मात्रा में भी अंतर है। यहाँ पर H 4 हैं, यहाँ पर भी आपके 4 हैं। सल्फ़र चाहिए इकलौता, तो सल्फ़र इकलौता तो ये रखा है। और देखिए O में कोई कमी तो नहीं है। O में 4 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर हो गए, ये तो पूरे हैं। अब ये समीकरण संतुलित है नहीं है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बैलेंस ही बिगड़ रही है। SO2 O की बैलेंस हमारी पूरी हो रही है, तो इसलिए हमारा ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यही विकल्प बचता है बी नंबर। तो 19 का बी आपका सही होगा। इसको यदि आपने समीकरण संतुलित करना सीखा होगा तो आपसे ये अभिक्रिया बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा असंतुलित दिया गया है। कैसे दिया गया हम शुरुआत से समझ सकते हैं। यहाँ पर 2Fe है और यहाँ पर 3Fe है, ठीक है, जबकि ये होना चाहिए बराबर, ये बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण आपका असंतुलित दिया गया है। जब आप संतुलित करेंगे तो आपका यही पद बचेगा जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए y हमारा H2S हो जाएगा, ठीक है। अगला है NH4Cl इक्वल टू NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आयन निकले हुए हैं, तो बीच में कौन सा सही हो सकता है? जब आयन निकले हैं तो यहाँ पर आयनिक वियोजन हो जाएगा। आयन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु में उपस्थित उनकी जो वैलेंसी होती है, मतलब धनायन या ऋण आयन, वही उनके आयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर NH4 में एक आयन है धनात्मक, Cl में एक आयन है ऋणात्मक, इसलिए दोनों में आयन दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आयनिक वियोजन। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को आप समझ लीजिए क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे रूप में बदल जाए और पुनः उसे उसी रूप में लाया जा सके, ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को आपने बर्फ़ बदला और बर्फ़ को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका कैसा हो जाएगा परिवर्तन? ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा आप दूध नहीं बना सकते हैं, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक बार लोहे में जंग लग गया, ये आपका दोबारा वास्तविक रूप में नहीं आ सकता, तो ये कैसा है? ये भी आपका है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो 21वें नंबर का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये क्यों नहीं है? जितने बार लाइट आएगी तो बल्ब जलेगा, लाइट जाएगी तो बल्ब बुझेगा।
मतलब ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, इसलिए ये भौतिक है। मोम का पिघलना, मोम को पिघलाएंगे आप तो मोमबत्ती से हो सकता है वो पूरी कटोरी बन जाए, लेकिन कटोरी को जब पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगी और दोबारा उसको मोमबत्ती के खांचे में डाला जाएगा तो दोबारा मोमबत्ती बन जाएगी। इसलिए ये कैसा है, ये फिर से आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के बीच चुंबकन, कोई चुंबकीय पदार्थ के नज़दीक है, यदि आप किसी चुंबक को ले जाते हैं तो उसमें चुंबकन की शक्ति आ जाती है और हटाने पर वो दोबारा समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ इसको हम कह सकते हैं ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। 22वां नंबर देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित होती है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, या फिर ना और शोषण होता है और न ही नष्ट होती है। ऊष्मा शोषी का ध्यान दीजिएगा, शोषी का मतलब सोखना, मतलब अवशोषित करना, और छेपी का मतलब होता है फेंकना। तो ये शोषी पूछ रहा है, तो जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो 22वें का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, अभी अभी आपने पढ़ा कि दूध से दही का जमना आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा आप दही से दूध नहीं जमा सकते हैं। तो 23वां नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 24वां देखिए, कहता है अभिक्रिया Fe2O3 + 2L = Al2O3 + Fe, ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Al Fe को विस्थापित कर रहा है, क्योंकि Al ने Fe की जगह स्वयं ले ली। तो आपने यदि पढ़ी होगी धातु की सक्रियता श्रेणी, तो जो ऊपर के तत्व होते हैं वो नीचे वाले को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले लेते हैं। स्वयं लेने के कारण यहाँ पर जो अभिक्रिया बनेगी ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया बनेगी। द्विविस्थापन में क्या होता है, यहाँ पर वैसे उत्तर आपका डी सही है, लेकिन द्विविस्थापन समझ लेते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों अभिकारक के जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से अपनी जगह का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से अपने पदों को विस्थापित करके और दो नए यौगिक बना देते हैं, तो वो आपको द्विविस्थापन होती है। संयोजन में क्या होता है कि सभी तत्व मिलकर, जो भी अभिकारक हैं वो सभी मिलकर एक नया बना देते हैं, वो संयोजन हो जाता है। और वियोजन में क्या होता है कि कोई एक तत्व होगा वो टूटकर अपने कई भागों में बढ़ जाता है, वो आपका वियोजन हो जाता है। तो अभिक्रियाएँ आपने सारी सीखी होंगी, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। बहुत खुशी के साथ बताया जा रहा है कि हमारे इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन करते हुए कुछ बालकों के इतने बेहतर अंक प्राप्त हुए हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 94 अंक तक, 100 में 94 अंक तक बच्चों ने प्राप्त किए। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास का सही उपयोग किया और बिना कोई पैसा दिए हुए इसमें से एक अच्छी रैंक हासिल की। यदि आप विद्यालय भी ज्वाइन करते हैं, कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आपके पास समय है, अगर आप आधे घंटे भी इस ऑनलाइन क्लास को लेते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, तो इससे आप अपने रिजल्ट को कम से कम 20 से 25% और बढ़ा सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, सभी लोग बेल आइकन की बटन को प्रेस करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति का इसमें से भला हो सके और ये चैनल आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। बस कमी है आपको हमारे साथ जुड़ने की और हमें आपके साथ जुड़ने की। इसके बाद में ये हो सकता है ये जो बीच का फासला है वो भी समाप्त हो जाए और एक समय हर बालक 90+ पे खड़ा हो। ये हम करके दिखाएंगे, बस ज़रूरत है आपके साथ जुड़ने की, जिसमें आप हमारा सहयोग करिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला देखते हैं, अभिक्रिया आपका CuO + H2 = Cu + 2H2। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बताना है आपको। 25वां नंबर है। 25वें में आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन अलग होता है, तो किससे अलग होता है, Cu से अलग हो रहा है, तो यही आपका ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। अगला है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन से जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है या फिर अमोनियम सल्फाइड बनता है,
अमोनियम ऑक्साइड बनता है या फिर गंधक बनता है? कौन सी चीज़ बनती है? तो अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा आपका। ये अमोनियम क्लोराइड आप कह सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें हम लोग लगभग 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए थे, जिसमें 27वां प्रश्न है। तो यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करें और सभी दोस्तों को भेजें। रिजल्ट हम कह के नहीं करके दिखाएंगे, बस भरोसा रखिए, सारी चीज़ें संभव होंगी। 27वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं या फिर विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, बताइए फटाफट। 27वां नंबर। 27वें में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पृथक होते हैं, तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। Fe2O3 + 2L ये सूत्र हो चुका है, वैसे दोबारा रिपीटेड प्रश्न है 28वां नंबर। तो ये आप देख चुके हैं कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये अभी अभी हुआ है। 29 नंबर है, कहता है निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? इसमें अपचयन पूछ रहा है कि अपचयन किस में हुआ है। तो अपचायक कौन होता है? अपचायक होता है जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाए, ठीक है। और किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, यदि आपको ये चेक करना है तो ये देखिएगा किस में ऑक्सीजन लगा है। तो Mn में ऑक्सीजन लगा है इसमें, इसलिए हमारा किस पदार्थ का अपचयन हुआ है तो MnO3 हो जाएगा। वैसे O3 का ऑप्शन नहीं है इसमें, MnO2 का ऑप्शन है। विकल्प के हिसाब से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, विकल्प के हिसाब से तो हमारा ये वाला जो पहला तत्व है ये आपका सही है। इसका कहीं दिया नहीं गया तो हम इसी को मान लेते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, कहता है दी गई अभिक्रिया SO2 + H2S = H2O + 3S, इसमें अपचायक पदार्थ पूछा गया है। अपचायक पदार्थ कौन सा है? अपचायक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें देखिए SO2 है, एक H2O है और H2S है और S है। किसका अपचयन हुआ ये नहीं पूछ रहा है, अपचायक पूछा जा रहा है कौन सा है। तो इसका आपका H2S हो जाएगा, SO2 नहीं होगा, H2O भी नहीं होगा, ये आपका ये विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमने 30 प्रश्नों की सीरीज़ कंप्लीट की और ये 30 प्रश्नों की सीरीज़ आप प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। तो फटाफट, अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़िए और अपनी किसी भी समस्या के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर सारी नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।